भारत की भूमि ने अनेकों विदेशी आक्रमणों का दंश झेला है, लेकिन 200 साल पहले खोजा गया आर्य आक्रमण अन्य सभी से एकदम भिन्न है। बाकी सभी में आक्रमणकारियों की पहचान हमें साफ पता है। हमें पता है कि वे ग्रीक थे, पर्शियन थे, अरब थे, मुगल थे, अंग्रेज थे, लेकिन आर्य कौन थे, कहां से आए, नहीं पता। भारत आए अन्य सभी आक्रमणकारियों को अपनी मातृभूमि याद रही और उनकी अधीनता में रहे भारतीयों ने भी अपने धर्म व संस्कृति को नहीं भुलाया। लेकिन आर्य आक्रमण बड़ा अद्भुत था। इसमें आक्रांता भारत में घुसते ही अपनी मातृभूमि को भूल गए और भारत को ही अपनी मातृभूमि मानने लगे। आश्चर्यजनक रूप से सभी पराजित मूल निवासी भी अपनी धर्म संस्कृति को भूल गए और आक्रांताओं की धर्म संस्कृति को अपना मानने लगे। ऐसी अद्भुत भूल भुलैया घटना विश्व में संभवतः कभी नहीं घटी होगी। अन्य आक्रमणकारियों ने अपने दस्तावेजों में, कथा कहानियों में अपनी विजय गाथा को दर्ज किया, लेकिन आर्यों ने ऐसा कोई भी विवरण कभी दर्ज नहीं किया। अन्य आक्रमणों की टीस को भारतीयों ने अपने दस्तावेजों में, कथा कहानियों में, परंपराओं में याद रखा, लेकिन बड़ी अजीब बात है कि आर्य आक्रमण की कोई भी याद भारतीयों ने नहीं संजोई। यह एक ऐसा अद्भुत आक्रमण है जो आक्रमणकारी को याद नहीं, पीड़ित को याद नहीं, बस कुछ विद्वानों को अचानक इसका पता चल गया, और वो भी हजारों साल बाद। सामान्य सी अक्ल रखने वाला भी पूछेगा कि आखिर ऐसा क्या मिल गया था जिससे इस आक्रमण के बारे में अचानक से पता चल गया। क्या भारत से बाहर ऐसा कोई इलाका मिल गया था जहां से आर्य आए थे? नहीं। क्या ऐसा कोई ग्रंथ या शिलालेख मिल गया था जिसमें आर्यों ने अपनी विजय गाथा का या फिर मूल निवासियों ने अपनी व्यथा का जिक्र किया था? नहीं। तो क्या कोई पुरातत्व साक्ष्य मिल गया था? नहीं, बल्कि पुरातत्व साक्ष्य तो यहां तक स्पष्ट करते हैं कि उस कालखंड में तो क्या, उससे 1000 साल आगे और पीछे के कालखंड में भी भारत में कोई विदेशी आक्रांता नहीं बसे थे। तो जब कुछ मिला ही नहीं, तो फिर भारत में आर्य आक्रमण सिद्धांत को इतनी ख्याति क्यों मिली? जो सभ्यता और संस्कृति भारत की पहचान रही है, उसे यह सिद्धांत विदेशी आर्यों द्वारा लाई बताता है। यह सिद्धांत भारतीयों की एकता में विदेशी और मूल निवासी का विभाजन पैदा करता है। ऐसे अपमानजनक और विभाजनकारी दावे करने के लिए तो बहुत ठोस आधार होने चाहिए थे, लेकिन बिना किसी आधार के भारतीयों का यह अपमान किया जाता रहा और भारतीय सहते रहे। और भी शर्मिंदगी की बात तो यह है कि अनेकों भारतीय ही इस सिद्धांत को सही बताते हुए अपने मुंह पर खुद ही अपमान की यह कालिख पोतते रहे। आज तक किसी भी पाठ्य स्रोत में, किसी भी शिलालेख में, किसी भी प्राचीन दस्तावेज में, किसी भी पुरातत्व उत्खनन में, किसी भी परंपरा में, यहाँ तक कि किसी भी लोक कथा या कहानी तक में इस तथाकथित आक्रमण का कोई प्रमाण नहीं मिला। तो फिर इसका आधार क्या था? केवल कल्पना। उत्तर भारत व यूरोपियन भाषाओं में समानता पाए जाने पर अतीत की जो कल्पना की गई, बस वह कल्पना ही आर्य आक्रमण सिद्धांत का मूल आधार थी। इस कल्पना को सच साबित करने के लिए लगभग 2 सदियों तक जीतोड़ मेहनत की गई। कैसे भी करके कोई साक्ष्य ढूंढ निकालने की भरसक कोशिशें हुई, लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ। जब स्पष्ट प्रमाण नहीं ढूंढ सके तो मूर्खता की हद तक जाकर कुछ अस्पष्ट प्रमाण गढ़ने की घटिया कोशिशें भी की गई। लेकिन समय के साथ यह सभी प्रयास भी निरर्थक साबित होते गए और इनके विरुद्ध अनेकों प्रमाण सामने आने लगे। तब मजबूरन इन्हें मानना पड़ा कि आर्यों का कोई आक्रमण भारत पर नहीं हुआ था। लेकिन आश्चर्य की बात है कि भारत में अभी तक इस फर्जी सिद्धांत को अतीत की हकीकत के तौर पर पेश किया जा रहा है, जबकि 1980 के दशक में ही वैश्विक स्तर पर विद्वानों ने आर्य आक्रमण की बात को असत्य मान लिया है। ताज्जुब की बात यह भी है कि भारत की शिक्षा प्रणाली में बौद्ध काल से पहले के इतिहास के रूप में हमें जो भी पढ़ाया जाता है, उसका मूल आधार यही निराधार आर्य आक्रमण सिद्धांत रहा है। भारत एक खोज लिखने वाले हमारे विद्वान प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू हों या रोमिला थापर जैसे पद्म भूषण इतिहासकार, ऐसे अनेकों लोग हैं जो अंग्रेजों के जाने के बाद भी आर्य आक्रमण का जहर हमारी नस्लों में शिद्दत से डालते रहे। हमारी शिक्षा व्यवस्था की सबसे बड़ी खामी यह है कि यहाँ इतिहास की किताबों में चंद इतिहासकारों की निजी राय को अतीत की वास्तविकता घोषित करके पढ़ाया जाता है। भले ही अन्य अनेकों इतिहासकारों की राय उनसे एकदम उलट क्यों ना हो, उनका कोई जिक्र तक नहीं किया जाता। ना ही यह बताया जाता है कि इतिहासकार ने किन ऐतिहासिक आधारों पर ऐसी राय बनाई।
इतिहास का यह परिहास अब बंद किया जाना चाहिए। आर्यन इन्वेजन थ्योरी अब आर्यन माइग्रेशन थ्योरी बन चुकी है। इसमें पिछली कहानी तो वैसी ही है, बस अंत में थोड़ा सा बदलाव हो गया है। अब कहा जाता है कि आर्य आक्रमण के द्वारा नहीं, प्रवास के द्वारा भारत में आए थे। हालांकि यह बात भी ज्यादा टिकी नहीं, क्योंकि पुरातत्व आदि के साक्ष्य उस कालखंड में किसी भी प्रवास की बात को सिरे से नकार रहे थे। तो फिर इन लोगों ने कहानी में थोड़ा सा बदलाव कर दिया और कहा कि आर्य किसी बड़े समूह के रूप में नहीं आए, वे तो छोटे छोटे समूहों में आए और धीरे धीरे भारत में बसते चले गए। यानी यह थोड़े से विदेशी प्रवासी इतने कलाकार थे कि इन्होंने भारत के इतने सारे मूल्यवासियों के दिमाग में से अचानक से उनका धर्म, सभ्यता, संस्कृति, इतिहास, भाषा आदि सब कुछ गायब कर दिया और अपना सब कुछ उसमें भर भी दिया। अब इनकी इस अद्भुत कहानी को अगर सच मान लें तो इसका मतलब होगा कि आर्य कोई बड़े वाले जादूगर रहे होंगे और मूल्यवासी कोई बड़े वाले मूर्ख। लेकिन जो भारतीय जरा भी समझ रखता है वह जानता है कि उसके पूर्वज ना जादूगर थे और ना ही मूर्ख। मूर्ख तो वे हैं जो ऐसी बेहुदा कहानियों को सच मानकर विदेशी और भूल निवासी का राग अलापा करते हैं। बिना किसी आधार के यह लोग अतीत का कोई भी किस्सा गढ़ लेते हैं। कुछ लोगों ने यूरोप और उत्तर भारत की भाषाई समानता के आधार पर अतीत की जो कल्पना की, बस वो कल्पना ही इस पूरे के पूरे सिद्धांत का मूल आधार है। जबकि वास्तविकता यह है कि आज तक वह मूल भाषा, जिसे ये प्रोटो इंडो यूरोपियन भाषा कहते हैं, वो कहीं भी किसी भी जगह नहीं मिली है, जिससे इन सभी इंडो यूरोपियन भाषाओं का ये लोग उद्गम मानते हैं। आज तक वह मूल स्थान नहीं मिला जिसे ये प्रोटो इंडो यूरोपियन होमलैंड कहते हैं। और आज तक यह भी पता नहीं चला कि आर्यों के आने से पहले जो लोग यहाँ रहते थे वे कौन थे, उनकी भाषा और संस्कृति क्या थी। हाँ, सिंधु घाटी सभ्यता मिली है, लेकिन आप नहीं कह सकते कि वो आर्य सभ्यता थी या नहीं, बल्कि उसमें वैदिक सभ्यता होने के लक्षण ज्यादा दिखाई दिए हैं। हालांकि हमें पता है कि उसकी लिपि अभी तक नहीं पढ़ी जा सकी, इसलिए भाषाई आधार पर नहीं कह सकते कि वे लोग इंडो आर्यन थे या कोई और थे। अब गौर करने की बात यह है कि ऐसा एक भी प्रमाण आज तक नहीं मिला जो आर्यों को विदेशी साबित करता हो, और तो और आज तक ऐसा भी एक प्रमाण नहीं मिला जो आर्यों को किसी नस्ल का सूचक बताता हो। प्रमाण कोई नहीं है, बस अनुमान ही इस सिद्धांत का आधार है। भारत में आर्य शब्द कभी भी नस्ल का सूचक नहीं रहा था, यह बस गुणवाचक शब्द था। किसी भले व महान व्यक्ति को आर्य पुरुष या आर्य स्त्री कह दिया जाता था, जैसे अंग्रेजी में जेंटलमैन है। बौद्ध मत में भी आपको आर्य सत्य जैसे शब्द मिल जाते हैं। भारतीय ग्रंथों में आर्य शब्द को कभी भी नस्ल के संदर्भ में प्रस्तुत नहीं किया गया। इसे हमेशा श्रेष्ठ या सभ्य के पर्यायवाची के तौर पर ही इस्तेमाल किया गया। वीडियो पसंद आने पर कृपया लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें, ताकि हमारे आने वाली वीडियोस की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।